हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2018 का साइंस पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं कुछ पहले न्यूमेरिकल सवाल को हल करते हैं, उसके बाद फिर जो है थ्योरिकल सवाल को देखेंगे। तो इसमें पूछा गया है 120 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.04 किलोग्राम का एक गोली छोड़ा जाता है। तो यदि गोली का वेग 90 मीटर प्रति सेकंड हो तो बंदूक के पीछे हटने का वेग ज्ञात करें। तो इसमें देखते हैं बंदूक का, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ वो चीज़ पहले नोट करते हैं। तो पहला दिया हुआ बंदूक का द्रव्यमान, इसको बड़ी एम से लिखते हैं 120 किलोग्राम। और दूसरा दिया हुआ है गोली का द्रव्यमान, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.04। और गोली का वेग दिया हुआ है इसको हम लोग स्मॉल भी से लिखते हैं। ये दिया हुआ 90 मीटर प्रति सेकंड। हमको निकालना है बंदूक का वेग, बंदूक का पीछे हटने का वेग। इसको हम लोग बड़ी भी से लिखेंगे, ये हमको निकालना है। तो जब हम लोग बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो जो है क्या होता है, गोली तो आगे की ओर बढ़ता है और जो है बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का देता है। तो उस स्थिति में जो है इनिशियल मोमेंटम, प्रारंभिक संवेग बराबर होगा अंतिम संवेग का। तो मोमेंटम या संवेग जो है वो कंजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है। वो मतलब इनिशियल में जितना संवेग होगा उतना अंतिम में संवेग होगा। तो इनिशियल संवेग में जो है जब बिना स्थिर है, जब हम लोग जो है उसमें गोली में लगा हुआ और छोड़ा नहीं जा रहा, तो उस समय तो जीरो हो जाएगा, उसका संवेग हो गया जीरो। अब बाद में संवेग क्या होगा, तो इसमें दो संवेग आ रहा है इसमें। एक तो जो है गोली का द्रव्यमान और वेग। तो गोली का द्रव्यमान और वेग हो गया ये 0.04 इंटू 90, ये हो गया ये गोली का संवेग, गोली का संवेग। और बंदूक का संवेग हो जाएगा तो 120 इंटू, तो बंदूक जो है पीछे की ओर हट रहा है तो इसमें जो है वेलोसिटी इसका माइनस में हो जाएगा। वही बताएगा कि जो है दोनों एक दिशा में नहीं जा रहा है, गोली आगे की ओर जाएगा तो बंदूक जो है पीछे की ओर जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में, माइनस भी हो जाएगा। तो प्रारंभिक संवेग जीरो हो गया, अंतिम संवेग जो है तो गोली का संवेग, तो गोली का संवेग होगी 0.04 इंटू 90। और बंदूक का संवेग, तो बंदूक का संवेग हो जाएगा 120 इंटू माइनस भी। तो ये हो गया जीरो, तो 0.04 इंटू 90 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 120 भी। तो इसको इधर ले आएंगे तो 0.04 इंटू 90 बाय 120 बराबर भी। तो ये निकल जाएगा बंदूक का पीछे हटने का वेग। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये इसके जगह पर 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 से 3 बार में, 3 से 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। तो ये जो निकल गया हमारा,
ये बंदूक का पीछे हटने का वेग। तो इस स्थिति में इस तरह का सवाल बनाने के लिए हम लोग इसमें प्रारंभिक संवेग को अंतिम संवेग के बराबर कर देंगे। उसके बाद प्रारंभिक संवेग 0 हो जाएगा, उसके बाद अंतिम संवेग निकाल करके हम लोग इसको हल कर देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कण किसी माध्यम में 2.5 सेकेंड में 40 कंपन करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा। पर एक कण जो है किसी भी माध्यम में 2.5 सेकेंड में 40 कंपन करता है तो आवृत्ति का जो है डिफिनीशन ही होता है फ्रीक्वेंसी का कंपनों की संख्या बटा समय। तो इसमें टोटल कंपनों की संख्या पर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कंपनों की संख्या को अगर समय से भाग देंगे तो वही चीज़ हमको फ्रीक्वेंसी n निकल जाएगा। तो कंपनों की संख्या इसमें दिया हुआ है 40 और टाइम दिया हुआ है 2.5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 10, तो काटेंगे। ये निकल गया हमारा 16 हर्ट्ज। यही चीज़ हमको निकालना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पच्चीस ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितना मोल होगा, ये हमको निकालना है। इसमें विकल्प में दिया हुआ है 25, 255, 0.255, 0.025। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो है तो सबसे पहले हम लोग उसका मोलेकुलर वेट निकालेंगे। H2SO4 का इसका मोलेकुलर वेट क्या होगा, H2SO4। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 प्लस हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों एक होता है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना कर दिए। सल्फर का 32 होता है परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 4 हो जाएगा। तो 2 + 32 + 64 ये हो जाएगा 8, 6, 3, 9। ये निकल गया हमको H2SO4 का मोलेकुलर वेट, इसका परमाणु द्रव्यमान। तो अब हम लोग निकालेंगे दिया हुआ 25 ग्राम H2SO4 में कितना मोल होगा। तो जितना परमाणु द्रव्यमान उसका होता है इसका मोलेकुलर वेट, तो 98 ग्राम में 98 ग्राम H2SO4 में ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। 98 ग्राम H2SO4 1 मोल के बराबर होगा, इसीलिए 1 ग्राम जो है H2SO4 1/98, इसीलिए हम लोग निकाल देंगे 25 ग्राम H2SO4 किसके बराबर हो जाएगा, 1/98 × 5। तो इसको जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इसका आ जाएगा 3 बार में नहीं आएगा, 2 बार में।
5 बार आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो फिर 5 आएगा, 0.0255, ये हमारा आंसर हो गया। तो मोल चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो पहला इसमें विकल्प दिया हुआ है 4, दूसरा 11, तीसरा 13, चौथा 19। तो अब देखिए, तो इसमें बताना है किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण, किसका इसमें से चारों में से किसका रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होगा। तो मैग्नीशियम के समान रासायनिक गुण होने के लिए जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग उसमें समान होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहने का मतलब बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर समान हो गया तो जो है दोनों का रासायनिक गुण समान हो जाएगा। तो इसका निकालते हैं पहला चौथा का। तो चौथा परमाणु संख्या वाला किसका निकल जाएगा? 2 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 11 का, 11 में जो है 2 8 1 को तोड़ेंगे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। 13 का निकालेंगे तो 2 8 3, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 3। और 19 का निकालेंगे 2 8 8 1। तो इसमें जो है ये तो हो गया विकल्प का। अब हम लोग निकालेंगे मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का जो है इसका जो है परमाणु संख्या 12, तो इसका 12 हो गया तो 282। तो इसमें भी बाह्यतम कक्षा में मैग्नीशियम का जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से आपको देखना है चारों विकल्प में से किसमें जो है बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें जो है चौथा वाला ये वाला विकल्प मिल रहा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के समान जो है रासायनिक गुण सिर्फ इससे होगा, इससे मिलेगा। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी जो है इसका रासायनिक गुण सभी का अलग अलग हो जाएगा। तो उसके लिए इस तरह का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग हल करेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड संयोग करता है डैश से नमक बनाने के लिए।
कह रहा है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्न में से चारों में से किसे संयोग करके नमक बनाएगा। पहला इसमें विकल्प है CO2, दूसरा विकल्प है सोडियम क्लोरीन सॉल्यूशन, तीसरा विकल्प है HCl, चौथा विकल्प है ऑक्सीजन गैस। तो नमक जो बन रहा है, नमक क्या होता है, साल्ट, नमक हो गया साल्ट बनेगा। तो ये जो है एसिड बेस के बीच में अभिक्रिया होने से, एसिड प्लस बेस अभिक्रिया होने से जो है साल्ट का निर्माण करता है। तो इसमें आपका विकल्प जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे संयोग करेगा, तो CO2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, एक क्षार हो गया था, अम्ल से संयोग करेगा, तो ये CO2 गलत हो गया, सोडियम क्लोरीन सॉल्यूशन गलत हो गया, अब ऑक्सीजन गैस गलत हो गया। अब बचा HCl, तो ये जो है HCl NaOH प्लस HCl, ये बना देगा OH और H, ये जल बना देगा, और NaCl बन गया NaCl प्लस H2O, इससे जो है जल बनेगा और नमक सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में अभिक्रिया होता है और जो है बना देता है न्यूट्रल सॉल्यूशंस में। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई कार्य नहीं किया गया है, जब कोई कार्य नहीं किया जाता है तो विस्थापन और लगाए गए बल के बीच कितना कोण होता है। तो पहला हो गया 0 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा 90 डिग्री, नेक्स्ट जो है 45 डिग्री, 120 डिग्री। कह रहा है जब कोई कार्य नहीं किया जाता है तो विस्थापन और लगाए गए बल के बीच में कितना कोण बनता है। तो W बराबर FS कोस थीटा, इसको याद रखना है, इस फॉर्मूला पर जो है सवाल बनेगा। तो W बराबर FS कोस थीटा, जहाँ F बराबर हो गया इसमें फोर्स अप्लाइड, जितना फोर्स लगा रहे हैं, W हो गया वर्क कार्य हो गया, S हो गया विस्थापन। अब कोस थीटा बता रहा है, इसमें थीटा जो है बल और विस्थापन के बीच में कितना कोण बन रहा है, वो चीज़ बता रहा है थीटा। तब कह रहा है जब कोई कार्य नहीं किया जाएगा, मतलब उसमें जब कोई कार्य नहीं किया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उस समय जो कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब कोई काम नहीं हो रहा। तो W बराबर उस स्थिति में FS कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1, तो इसका जगह पर 1 हो गया, तो W बराबर FS, तो W बराबर FS। तो ये हो गया। तो विस्थापन और बल के बीच में जो है उस स्थिति में जो है कितना कोण बनेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0 डिग्री।
तो यहाँ पर जो है 0 इसमें नहीं होगा। W बराबर कह रहा जब कोई कार्य नहीं होगा, तो W बराबर 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इस स्थिति में W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो 0 बराबर इधर ले आएंगे तो एफ एस, तो ये भी हो जाएगा, ये भी पार्ट जो है 0 हो गया, तो बच गया कोस थीटा। और कोस थीटा बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर कोस 90 डिग्री। जब जो है 90 डिग्री बनता है तो 0 का वैल्यू कब होता है, कोस में कोस 0 1, कोस 90 0, तो कोस कोस कट जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये सही होगा 90 डिग्री। जब यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा तो जैसे ही हो गया इसमें W बराबर 0 कर देना। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, ये किस चीज़ का मिक्सचर का बना होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लस टार्टेरिक एसिड। किसी गोला के फटने के बाद उसके अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में जाते हैं। उस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, तो इसमें दिया हुआ है पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा वर्क, तीसरा मोमेंटम, चौथा फोर्स। तो कह रहा है एक गोला फट रहा है, उसका जो है अनेक टुकड़ा विभिन्न दिशाओं में जाता है, उस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, तो इस स्थिति में जो है मोमेंटम संवेग जो है संरक्षित रहता है।
weight of an object on the moon into its weight on earth. इसका दिया हुआ 1/5, 5, 1/6, 6 कह रहा है किसी वस्तु का चांद पर जो है भार होगा डैश इंटू इट्स वेट ऑन अर्थ, धरती पर जितना भार होगा उसका ये 1/6 होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। एक और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। The hormones produced in plant due to which the stem bends towards sunlight. इसमें आपको हार्मोन का नाम बताना है। ऑक्जिन्स, दूसरा जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, और एब्सिसिक एसिड। तो इसमें कह रहा दी हार्मोन प्रोड्यूस, पौधा में जो हार्मोन उत्पन्न होता है जिसके कारण स्टेम जो है बेंड्स टुवर्ड सनलाइट, उसका तना जो पौधा का तना जो है सूर्य की तरफ जो है मुड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग पहला तो इसको याद रखना फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं इस प्रक्रिया को। प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की दिशा में पौधा का तना जो मुड़ता है, तो इसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। अब जो है इसके लिए जो है कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होगा, तो चारों हार्मोन के बारे में देखते हैं पहले। ऑक्जिन, ऑक्जिन का उदाहरण है इंडोल एसिटिक एसिड 2,4-D, 2,4-D। एक ये भी पूछा जाता है, ऑक्जिन का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा IA या फिर 2,4-D, ये कि जो है किस हार्मोन का उदाहरण है, तो इसमें याद रखना है इसका ऑक्जिन हो गया। तो ये ऑक्जिन जो है ये दर्शाता है फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म इसी ऑक्जिन हार्मोन की उपस्थिति से संपन्न होता है। और इसमें दूसरा इम्पोर्टेंस है इनिशिएट्स रूटिंग, कोई भी पौधा में हम लोग कलम उसका लगाते हैं तो उसके कलम तैयार करने के लिए इस हार्मोन का हम लोग यूज करते हैं ऑक्जिन में। तो इसके इस हार्मोन की उपस्थिति, इस हार्मोन के द्वारा हम लोग पौधा में उसका जड़ तैयार करते हैं, तो ये भी याद रखना इसमें इम्पोर्टेंट है। और दूसरा साइटोकाइनिन्स, इसका काम है इनिशिएट्स
शूटिंग। जैसे ऑक्सीजन का हेल्प लेकर के हम लोग इसका पौधा में रूट तैयार करते हैं कलम बनाने के लिए, उसी तरह से साइटोकाइनिन्स का जो है लेबोरेटरी में हम लोग टिश्यू कल्चर जब करते हैं तो उसके लिए जो है सूट तैयार करने के लिए, उसका तना बनाने के लिए इस हार्मोन का उपयोग करते हैं, साइटोकाइनिन्स का। अब आते हैं तीसरा, जिबरेलिन्स। तो जिबरेलिन्स का काम है बरेक्स सीड डोरमेंसी। तो जो है बीज जो है सुषुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है, तो उसको जो है उस अवस्था से तोड़ करके उसको बीज को जो है अंकुरित होने में मदद करता है। इसका काम है जिबरेलिन हार्मोन का। और एक और लास्ट है एब्सिसिक एसिड। ये जो है ग्रोथ इनहिबिटर्स है, ये ग्रोथ को रोकता है। तो बीज जो है लंबे समय तक जो है खराब नहीं होता है, तो उस स्थिति को बनाए रखने के लिए ये हार्मोन जिम्मेवार होता है, एब्सिसिक एसिड। इसका ग्रोथ जो है बढ़ने से इसका रोकता है। इसको दूसरा नाम भी हम लोग कहते हैं, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। पौधा में स्ट्रेस की स्थिति से बचने के लिए ये एब्सिसिक एसिड जो है इस हार्मोन का उसमें सेक्रेशन होता है पौधा में। और एक हार्मोन और इसमें बनता है, तो इसमें चारों हार्मोन इसका देख लिए हैं, तो एक और हार्मोन इसमें पौधा में बनता है, इथिलीन। इथिलीन हार्मोन भी बनता है। इसका काम होता है फ्रूट राइपेनिंग। पौधा में जो है फल जैसे पकता है, फल पकने के लिए जो है उसमें जो है इथिलीन हार्मोन का उसमें सेक्रेशन होता है। तो आज हम लोगों ने इतना सॉल्व किए, आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग।